हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो ये वीडियो होगा 8th क्लास के लिए होगा। जो हमारी जो बुक चल रही है भूगोल, उसका दूसरा लेसन जो है वो हमारा चल रहा है और उसके अंदर हमने भूमि, मृदा और जल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वही तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भाई, इनके पाने के लिए कुछ आदर्श दशाएं चाहिए। एक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर के बनता है अपना जैवमंडल। वही और इस जैवमंडल के अंदर क्या पाया जाता है? इस जैवमंडल के अंदर जीवन पाया जाता है। ठीक है, जीवन जीने की सभी दशाएं, स्थलमंडल, स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गई, तीनों मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है वो जीवमंडल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर अपना आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति और सभी जो जीव जंतु हैं, प्राकृतिक वनस्पति और सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? सब मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो प्राणियों पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उनको उगाना, बढ़ाना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, और इन पेड़ पौधों की प्राकृतिक वनस्पतियों के ऊपर कौन डिपेंड करता है? वन्य जीव जो होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। तो इनका आपस में क्या होता है? संबंध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के परस्पर संबंध को हम बोलते हैं पारितंत्र। भाई ठीक है, तो पारितंत्री परिभाषा क्या बनेगी? सभी जीव जंतुओं का आपस में मिलजुल करके रहना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, यहाँ पे लिखेंगे निर्भर होना, और एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। ये जो क्रिया चलती है, ये जो तंत्र होता है, इस तंत्र को हम बोलते हैं पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति पर। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ना, प्राकृतिक वनस्पति और जो अपना वन्य जीव है, ये भी एक प्रकार के संसाधन होते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना वो संसाधन से संबंध है। हमने पढ़ा था कि भूमि भी एक संसाधन है, जल भी एक संसाधन है, मृदा भी एक संसाधन है। उसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन होता है वो भी एक प्रकार का संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मनुष्य को काफी प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं। अगर हम प्राकृतिक वनस्पति के लाभ की बात करें कि मनुष्य किस काम आती है, तो देखो भाई, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो हमारे किस काम आते हैं? तो ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनका क्या हुआ? शुद्ध वातावरण। दूसरा, हमें जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जो गैस होती है, ऑक्सीजन, वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अगर हम दूसरी बात करें तो कहता है कि इमारती लकड़ी जो होती है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जो पहले जो इमारत बनाए जाते, भवन बनाए जाते थे, उनके लिए जिन लकड़ी का प्रयोग होता है वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उसके बाद नंबर 3 है कि काफ़ी जो प्राणी हैं जो वनों के अंदर रहते हैं, जो पेड़ पौधों में रहते हैं, कहता है इनको आश्रय प्रदान करता है। तो ये क्या हो गया? प्राणियों का आश्रय, यानी कि उनका निवास स्थान। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कहता है भाई, हमने पढ़ा था मृदा के बारे में। कहता है कि मृदा का अपरदन होता है, हवा के द्वारा अपरदन होता है। और हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों से हम क्या कर सकते हैं? उसका रक्षक मेखला बना करके उसकी सुरक्षा करते हैं। तो क्या हुआ? पेड़ पौधे किस काम आए? रक्षक मेखला बना करके मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे कहता है, हमने भी पढ़ा था जल के अंदर कि जो जल होता है जो सतह के ऊपर बहता है, उस सतह के ऊपर जल को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो क्या करें? जो उस पानी को भूमिगत जल में बदल दें। तो भूमिगत जल को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और बाकी आप लोगों को पता ही है, इनसे हमें फल मिलता है, फूल मिलते हैं अनेक प्रकार के। साथ में कुछ इनके अंदर औषधि पौधे होते हैं जो हमें क्या करते हैं? अनेक प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं। उसके साथ में जो हम जिस कागज पे मैं लिख रहा हूँ
वो कागज भी मुझे किसी से प्राप्त हुआ है, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा इनका क्या है, ये प्रकृति के अंदर तापमान का संतुलन बनाए रखते हैं। तो तापमान का संतुलन बनाने के लिए भी ये बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक वनस्पति के जो लाभ होते हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीवन के बारे में। वो पढ़ दबानी वन्य जीवन के लाभ के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो जीव होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, उसके बाद ऊन प्राप्त होती है, किसी जीव की खाल जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। इनसे हमें जैसे हाथी के वो होते हैं सींग होते हैं, सॉरी दांत होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, ठीक है। अनेक जीवों के सींग होते हैं, यानी कि काफ़ी कारगर होते हैं जो हमारे काम आते हैं। उसके बाद जैसे छोटे छोटे मधुमक्खी ले लीजिए, मधुमक्खी हमें शहद प्रदान करती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बड़े जीव को लें हम, तो कुछ जीव जो होते हैं वो अपघटक और अपमार्जक का काम करते हैं। अपघटक और अपमार्जक, जो भी जानवर मर जाता है और इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, ताकि उसका क्या हो, उसका वातावरण जो है वो शुद्ध रह सके, वातावरण शुद्ध रहने के लिए ये अपघटक और जो अपमार्जक जो होते हैं वो बड़े ही काम आते हैं भाई, ठीक है। इनका क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, तो इसमें यहाँ पर जो गिद्ध होता है, गिद्ध का क्या काम होता है, उसको खाने का काम होता है। अगर वो उसको ना खाए तो क्या होगा, हमारे इससे वातावरण को क्या कर देगा, दूषित कर देगा। यानी कि उसके अंदर से निकलने वाली जो गंध होती हैं वो क्या होगी, वो पूरी तरह से हवा जो होती है वो दूषित हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ अपमार्जक होते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, वो भी जैसे तुमने देखा होगा कि कोई जानवर मर जाता है और उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तब छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, उसको 2 से 3 दिन के अंदर खा करके पुनः मिट्टी बना देते हैं। तो ठीक है, तो ये था वन्य जीवों के लाभ भाई। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण पढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के अंदर हम जानेंगे, ये प्राकृतिक वनस्पति जो होती है ना, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है भाई आर्द्रता और तापमान पर, ठीक है। जहाँ पर जैसा तापमान होगा और नमी की मात्रा जहाँ पर जितनी होगी, उसके आधार पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो वैसे ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक मुख्य जो भूमिका निभाती है वो है भाई वर्षा, ठीक है। अगर हम इस प्राकृतिक वनस्पति वर्गीकरण करें तो इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है वन, दूसरा होता है घास स्थल, और तीसरा होता है गुल्म, ठीक है, गुल्म या कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है भाई टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति। तो 4 प्रकार के हमने प्राकृतिक वनस्पति वर्गीकरण किया। और हमें पढ़ते वर्षा के आधार पर। वर्षा का मतलब क्या है कि जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहां पर क्या होगा, वहां पर वन जो होते हैं वो सघन पाए जाते हैं। वन कैसे पाए जाएंगे, सघन पाए जाएंगे। जहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है वहां पर वन जो होते हैं वो सघन पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, वनों का आकार और जो होता है, जो सघनता होती है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वर्षा कम होगी, वर्षा कम होनी शुरू हुई तो उनका जो आकार होता है पौधों का वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है, और उनकी जो सघनता होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में कहता है कि जो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जहां पर बिल्कुल कम वर्षा होती है यानी कि ना के बराबर होती है, तो वहां पर क्या उगता है, वहां पर कटीली झाड़ियां उगती हैं, ठीक है। और उसके साथ में अगर मान लो कहीं पर बर्फ गिरती है और जो बर्फीला क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें मोस और लाइकन जैसी वनस्पति वहां पर पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया अपना प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब आगे इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। पत्तियां गिराने के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, पत्तियां गिराने के आधार पर। तो इसमें कहता है भाई, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सदाहरित और दूसरा होता है पर्णपाती। इनके बारे में जानते हैं। यह कहता है कि जहां पर अधिक वर्षा होती है, जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये किसी भी मौसम के अंदर, किसी भी
मौसम या किसी भी ऋतु के अंदर एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। एक साथ, ध्यान से सुनना, एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। एक साथ नहीं गिराते हैं, इसका मतलब क्या है कि गिराते तो हैं लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पत्ते गिराते हैं। इस कारण क्या है कि ये जो है हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सदा हरित वन कहा जाता है। दूसरा आता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन के अंदर जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो किसी विशेष मौसम के अंदर होती है, किसी विशेष ऋतु के अंदर होती है। ठीक है, और यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं एक विशेष मौसम के अंदर, विशेष ऋतु के अंदर जब पानी की कमी होती है तो उस पानी की कमी को बचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पौधों के अंदर एक क्रिया होती है जिसको हमें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं भाई। इसका मतलब होता है कि पौधों की पत्तियों के अंदर से पानी का जलवाष्प बन करके निकलना, यानी कि पौधे भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं। और कहता है उस क्रिया से बचने के लिए ये जो पौधे होते हैं एक विशेष मौसम के अंदर सभी के सभी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना पर्णपाती और सदाहरित। सदाहरित में एक साथ नहीं गिराते हैं और ये पौधे जो होते हैं वो पत्तियां जो होते हैं एक साथ गिराते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है अपना संरक्षण। इनकी जो पत्तियां जो पौधे होते हैं इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण भाई। तो देखो भाई, बात आती है संरक्षण के ऊपर। अब संरक्षण का हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संरक्षण होता क्या है। मैंने जल संरक्षण भी बताया, भूमि संरक्षण बताया, मृदा संरक्षण बताया है। संरक्षण का मतलब होता है किसी को बचाना या बचाओ उसका, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उनके लिए भी हम इनको बचा करके रख सके। तो संरक्षण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कारण कि क्यों जरूरी है, क्या खतरा है इनको। तो खतरे में ये है कि खतरे दो प्रकार के हैं भाई इनको, एक तो प्राकृतिक है और एक मानवीय है। मनुष्य का बड़ा हाथ है इनको खत्म करने में, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है भाई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, खाद्यान्न की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे खाद्यान्न की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, खाद्यान्न रोजगार यहां पर लिखिए। और खाद्यान्न की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, कृषि करनी होगी। और कृषि करनी है तो क्या होगा, हमें वनों को काट करके उनके क्या बनाने पड़ेंगे, खेत बनाने पड़ेंगे। उसी प्रकार रोजगार के लिए जो नए नए प्रकार के जो उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं उनको लगाने के लिए जो जमीन चाहिए उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वनों को काट करके वहां पर जमीन खाली करनी पड़ रही है। ठीक है, ये इसमें मानवीय कारण के अंदर आता है। कुछ होते हैं प्राकृतिक, जैसे मृदा का अपरदन होना, मिट्टी का कटाव होगा तो उसके कारण क्या होगा, वनों को हानि पहुंचती है। ठीक है, उसके साथ में एक होता है भूस्खलन होना। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र के अंदर किसी ऊपर से आने वाले चट्टान का गिर जाना। तीसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे दावानल। दावानल का मतलब होता है वनों के अंदर लगने वाली आग, वनों के अंदर लगने वाली आग भाई। और ये जो लगने वाली जो आग होती है ना वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो मानवीय या प्राकृतिक। कई बार क्या होता है, गर्मी ज्यादा होने के कारण वनों के अंदर आग लग जाती है घर्षण के कारण। और दूसरा होता है मनुष्य जो होते हैं अपने निज स्वार्थ के कारण क्या करते हैं, वो वनों के अंदर आग लगा देते हैं। और ये जो आग है इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी हुई थी जिसके अंदर बड़ी मात्रा में वन जल करके राख हो गए थे। और उससे पहले अमेजन के जो वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अंदर फैले हुए हैं, कहता है वहां पर भी एक भयंकर आग लगी थी। ठीक है ना, तो ये इसके कारण हो गए भाई। और उसके बाद अगर वन्य जीवों की बात करें तो वन्य जीवों में क्या होता है कि जो इनके दांत होते हैं, इनकी खाल होती है या जो मांस होता है, इनके व्यापार के लिए हम क्या करते हैं, इनके व्यापार के लिए इनका
इनको मार देते हैं, इनका अंधाधुंध शिकार किया जाता है, जिसके कारण क्या है, ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही। काफी प्रजातियां ऐसी है भारत के अंदर, काफी जीव ऐसे हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो इनको समाप्त होने से बचाने के लिए और इस पर्यावरण के संतुलन को बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संरक्षण की जरूरत पड़ती है। और संरक्षण के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जिम्मेवारी क्या है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, लोगों को जागरूक करें। हम पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना भाई, ठीक है। उसके साथ में कुछ जो शिकार करते हैं उनकी शिकायत हमें सरकार से करनी चाहिए और शिकार को रोकना चाहिए। शिकार पर क्या लगनी चाहिए भाई, रोक लगनी चाहिए, ठीक है। और कुछ सरकार के भी यही है कि सरकार ने कुछ जानवरों के शिकार पर क्या लगा रखा है, कानून बना रखा है, उनके ऊपर कानून बना करके रोक लगा रखी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका एक उपाय है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी में क्या होता है कि समाज के लोगों को जागरूक किया जाता है और वहां पर खाली पड़ी जमीन के अंदर पेड़ पौधे उगवाए जाते हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बच सकेगी। उसके साथ में सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कर रही है, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल नीचे, इस प्रकार की काफी चीजों का निर्माण सरकार कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहां पर एक बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको सरकार खुद निर्माण करती है, उसकी सीमा बढ़ाती है और सीमा बढ़ा करके वहां पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को वहां पर रखा जाता है, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाने के लिए, ताकि वो वहां पर जीवित रह सके, ठीक है। इसके साथ में हमें शिकार पर रोक लगानी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण हमारा जो प्राकृतिक जो वातावरण है उसका संतुलन बना रहे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों को बचा करके रख सके। हमारी पृथ्वी तभी सुरक्षित रहेगी जब ये जीव जंतु और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।